गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्टिंग से ना, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। हम लोग इससे पहले 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और क्या कहते हैं वसा था। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में ये देखा कि हमें एनर्जी देने का काम कर रहा था, कितने फॉर्म में थे, हमारे शरीर के लिए कितना ये तीनों आवश्यक हैं। हमने और इसके बाद हमने इसमें प्रोटीन कंप्लीट किया, फिर हमने फैट कंप्लीट किया। प्रोटीन से क्या हो रहा था, सेल्स का निर्माण हो रहा था और सेल से हमारी बॉडी का निर्माण हो रहा था, जो हड्डियों का विकास हो रहा था। फिर हमने फैट के बारे में देखा, फैट क्या कर रहे थे, वसा हमारे शरीर में क्या कर रहा था, जाकर के जम रहा था। हमारे शरीर में जो कोमल अंग है उनकी क्या कर रहा था, वो सुरक्षा कर रहा था। अभी हम जल के बारे में, आज का जो हमारा टॉपिक है जल, वाटर। आज का टॉपिक हमारा जल है, वाटर। तो जल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, किसी भी कार्य को करने के लिए या हमें जीवित रहने के लिए जल बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार जल हमारे शरीर में 60 से 70% तक पाया जाता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा 60 से 70% तक होती है और हमारे पोषण में भी होती है। पोषक तत्व जो हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो भी हमारा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का जो हम सेवन करते हैं, उसमें भी जल की मात्रा नहीं। चलिए चलिए देखिए, अच्छा फिर इसे रहने देते हैं। अब जल की, तो हम जल का सूत्र देखते हैं। तो जल का हमारा सूत्र होता है, सूत्र H2O। H का तात्पर्य हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन, और O का तात्पर्य ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का क्या यौगिक है, ऑक्सीजन का यौगिक है। जल का सूत्र हमारा H2O, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। यह क्या, जल हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन की इसका अनुपात 2:1 है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का भी CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाम से इसको हम जाना, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी 2 और नौ क्या कहते हैं, ऑक्सीजन भी 1 अनुपात। ठीक हमारा वैसे ही जल का हमारा जो अनुपात है 2:1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जल की मात्रा, हमारे शरीर में जल की मात्रा 60 से 70% होती है। कितनी, 60 से 70%। कहीं कहीं हमें 60 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 65% और कहीं 70। तो 60 से 70% होती है। तंतुओं में भी देखते हैं तो तंतुओं में भी जल की मात्रा 60 से 70% होती है। किसमें, तंतुओं में। तंतुओं में जल की मात्रा 60 से 70% होती है। फिर थर्ड इसमें देखते हैं अस्थियों और दांतों में। किसमें, अस्थियों और दांतों में ना, अस्थियों मतलब हड्डियों की बात हो रही, अस्थियों और दांतों में दांतों में जल की मात्रा 20%। कितनी, 20% होती है। तंतुओं और हमारे शरीर की बात होती है 60 और 70% की बात हो रही है, और जहाँ अस्थियों और दांतों की बात आ जाएगी 20% हो जाएगी। शिशुओं में इसी के अकॉर्डिंग अगर हम शिशुओं में देखते हैं तो
शिशुओं में जल की मात्रा 70 से 75% होती है। कितनी? 70 से 75% होती। जल एक हमारा अकार्बनिक तत्व है या अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है जल? अकार्बनिक। जल एक अकार्बनिक तत्व है। अकार्बनिक तत्व से ये है कि इसमें कहा गया कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई जाती, क्योंकि जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, संयोजन से मिलकर बना है। तो जहां हमारी कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई जा रही है वह हमारा अकार्बनिक तत्व है। अब देखते हैं कि जल हमारे शरीर में जल कितना ज्यादा, जितनी हमारी बॉडी है, जो हमारी एक्टिविटी कार्य कर उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं मोटे व्यक्ति की अपेक्षा, मोटे व्यक्ति की अपेक्षा अपेक्षा पतले व्यक्ति में, पतले व्यक्ति में जल की मात्रा अधिक होती है। जल की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में जल की मात्रा कम होती है। जल की मात्रा कम होती है। थर्ड है उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ जल की मात्रा कम होती है। जल की मात्रा कम होती है। ये तीन हमारे फैक्ट्स हैं, जो कि पहला हमारा है कि मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति में जल की मात्रा अधिक होती। क्यों मोटे व्यक्ति, कि मोटे व्यक्ति में जल की मात्रा कम क्यों होती है और पतले व्यक्ति में जल अधिक क्यों होता है? क्योंकि मोटे व्यक्ति में वसा का जमाव अधिक होता है। मोटे व्यक्ति में फैट होता है और पतले व्यक्ति में जल की मात्रा अधिक होती है। सेम ऐसी पुरुषों में क्या होता है, पुरुष में जल की मात्रा अधिक होती है अपेक्षा महिला के, स्त्रियों की, क्योंकि स्त्रियों में थोड़ा सा फैट अधिक पाया जाता है। तो स्त्रियों में जल की जो हमारी मात्रा होती है कम होती है। शिशु में हम लोग देख रहे थे कि शिशु में हमारे जल की मात्रा 70 से 75% पाई जाती है। कितनी? 70 से 75। शिशुओं में, शिशुओं में जल की मात्रा 70 से 75% पाई जा रही थी। और जैसे जैसे व्यक्ति की यह बालक, जैसे शिशु से क्या वो बालक बना, किशोर बना, प्रौढ़ बना और वृद्धावस्था तक पहुंचा, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो उसके अंदर क्या हुआ, जल की मात्रा कम होती गई और फैट की मात्रा बढ़ती गई। उसके बाद हम देख मानव शरीर में सभी कितना 60 से 70%, 5 तो यहीं पे दिख रहा है शरीर में, 60 से 70। लेकिन जब शिशु था तो 70 से 75, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट का जमाव हो रहा है और जल की मात्रा कम होती जा रही है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जल हमारे शरीर में प्राप्ति कितने प्रकार से होते हैं, कि हमारे शरीर को जल कितने प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो प्राप्ति के साधन शरीर में, जल प्राप्ति के साधन, शरीर में जल प्राप्ति के हमारे साधन। तो शरीर में हमारे जल प्राप्ति के 3 साधन होते हैं। पहला हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, सेकंड हमारा ठोस होता है और थर्ड हमारा ऑक्सीक्रिया के प्रक्रिया के द्वारा। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं
तरल पदार्थों द्वारा, सेकंड ठोस पदार्थों द्वारा, और थर्ड हमारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। तो ये हमारे तीन प्रकार से हमारे शरीर को क्या हो रहे थे, जल प्राप्त हो रहे हैं। सेकंड और थर्ड, पहला जो हमारा तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ में जैसे जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे चाय, कॉफी, दूध, छाछ, शरबत, जू आदि, ये सभी हमारे क्या लिक्विड फॉर्म है। तो लिक्विड फॉर्म से हमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर को सबसे पहले जल प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारे जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, सभी हमारे लिक्विड फॉर्म में, जिसकी वजह से हमें जल की प्राप्ति हो रही है। सेकंड हम देखते हैं अंडा, फल एवं सब्जियां, अनाज, ये हमारे ठोस फॉर्म में, जिनसे भी क्या हो रही, जल की हमें प्राप्ति हो रही, जैसे तरल से हो रही थी वैसे ही हमें ठोस से भी जल की प्राप्ति हो रही। जैसे कि अंडा में 75% हो गया, फल एवं सब्जी में 75 से 85 हो गया, 75 से 85%। ठोस पदार्थ की बात हो रही है कि अंडे में जो हमारा होता है 75% ठोस पदार्थ के रूप में मौजूद होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जल प्राप्ति का साधन। थर्ड जो हमारा अनाज था, इसमें हमारा 8.20%, ये हमारे ठोस फॉर्म में थे। अब थर्ड हमारा जो आता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा, तो इसमें हम एक जो हम खाते हैं फैट जो हम लेते हैं, जैसे कि कार्बोज हमने लिया, वसा लिया, प्रोटीन लिया, तो 1 ग्राम कार्बोज से कितना हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, 1 ग्राम कार्बोज से ऊपर इसे कर देते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया हम यहाँ ऊपर देख लेते हैं। प्रक्रिया द्वारा, तो हम तीन कार जैसे हम लोग इसके पहले बात कर चुके कि कार्बोज, वसा और प्रोटीन, ये तीन हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक है। तो 1 ग्राम कार्बोज के ऑक्सीकरण क्रिया से 1 ग्राम कार्बोज के ऑक्सीकरण प्रक्रिया से 0.6, कितनी 0.6 ग्राम हमें क्या मिल रहा है, पानी प्राप्त हो रहा है। जीरो पॉइंट सिक्स किसके, कार्बोज की बात हो रही है। सेकंड हमारा 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से 0.7, 1.07,
ऑक्सीकरण से पानी प्राप्त हो रहा है, सीधा इतना ही लिख देते हैं यहाँ पे। वसा हो गया, कार्बोज हो गया, और थर्ड हम प्रोटीन की बात करते हैं कि हमें 1 ग्राम प्रोटीन से 41.1 प्रोटीन से 41.1 ग्राम पानी क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ये ऑक्सीकरण का प्रोसेस है, किसका, ऑक्सीकरण का, 41.1। ऑक्सीकरण का प्रोसेस प्रोसेस हम ये समझ सकते हैं, जैसे चयापचय की मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, तो जो हमारे शरीर में जब जो चीजें हम खा रहे हैं, जो पोषक तत्व खा रहे हैं, जिसमें हम क्या खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी चावल दाल, तो जब हम खाते हैं तो जो हमारे गले के नीचे जब जाता है, तो क्या करता है कि पोषक भी, बिना पानी के तो पोषक खा नहीं सकते, या भोजन ले नहीं सकते, तो जब उसे ग्रहण करते हैं तो जितना हमारे शरीर को ये चयापचय की जो हमारा प्रोसेस होता है, तो अगर कार्बोज है तो उससे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 0.6 ग्राम पानी प्राप्त हो रहा है। अगर वो वसा है तो उससे हमारा 1.07 की बात, अगर प्रोटीन है तो 41.1 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त हो रहा है, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण प्रोसेस के माध्यम से, किसकी, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा, चयापचय की प्रक्रिया, इसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो हमारे शरीर में जो प्राप्ति के साधन थे, 3 थे, एक हमारा लिक्विड फॉर्म था, फिर हमारा सॉलिड फॉर्म था, और थर्ड हमारा ऑक्सीकरण का प्रोसेस था। इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ व्यक्ति हमारे शरीर से चयापचय चयापचय की प्रक्रिया द्वारा 300 से 400, कितना, 300 से 400 क्या कर रहा है, 300 से 400 ग्राम जल प्राप्त करता है, 300 से 400 ग्राम जल प्राप्त करता है। चय चयापचय प्रक्रिया वही, ऑक्सीकरण की बात हो रही है, किसका हो रहा है, वसा का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट का या कार्बोज का हो रहा है। तो उनका जो चयापचय मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस हो रहा है, तो उससे हमें दिन भर की बात की जा रही है कि हमारे शरीर से चयापचय की प्रक्रिया के द्वारा 300 से 400 ग्राम हम क्या करते हैं, वाटर प्राप्त करते हैं। प्राप्ति तो हमने तरल देख ही लिया था, ठोस देखा, थर्ड हमारा ये। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि हमारे शरीर में, यदि हमारे शरीर में यदि हमारे शरीर में वसा एवं ग्लाइकोजन तथा वसा एवं ग्लाइकोजन तथा लगभग 56% प्रोटीन प्रोटीन का क्षय होने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है, मनुष्य जीवित रह सकता है। परंतु 20 से 25% जल का क्षय होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट है
इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में वसा एवं ग्लाइकोजन, किसकी बात हो रही है, वसा एवं ग्लाइकोजन लगभग 56%, 56%। ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो मांसपेशियों या यकृत में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में वो संग्रहित हो जाता है। वसा या लिपिड्स की बात कर रहे हैं जिसका हमारा रासायनिक नाम था ट्राइग्लिसराइड। वसा एवं प्रोटीन कि छोटी एसिड हम अमीनो अम्ल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो तीनों का यदि 56% भी, 6 मतलब धीरे धीरे समाप्त होना, तो इसका 56% भी यदि हमारे शरीर से खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो भी व्यक्ति क्या हो रहा है, जीवित रह सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि मनुष्य में 20 से 25% जितना मनुष्य के शरीर में जल है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि नहीं पानी तो बहुत ज्यादा है, देखिए तो बाहर पानी बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे शरीर में कितना है, तो जितना हमारे शरीर में पानी मौजूद है उसमें से अगर 20 से 25% जल का क्षय हो रहा है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निर्जलीकरण। किसकी बात करें, निर्जलीकरण। तो हमारे शरीर में 10%, हमारे शरीर में कितना, 10% पानी की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, 10% पानी की कमी हो जाए तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी, निर्जलीकरण की। निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमने इसके पे 10% की यदि कमी हो रही है तो निर्जलीकरण की स्थिति हो रही है। निर्जलीकरण का अर्थ क्या है, शरीर में पानी की कमी होना या पानी की कमी होना। और वही जल अगर 20 से 25% की कमी हो जा रही है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। जल हमारे शरीर में इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं, शरीर से जल का निष्कासन, कि हम शरीर से किस प्रकार से जल को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, बाहर निकाल रहे हैं। शरीर से जल का निष्कासन यानी बाहर निकालना। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, त्वचा से पसीने के रूप में, त्वचा से पसीने के रूप में। सेकंड देखते हैं, आंखों से आंसू के रूप में, आंखों से आंसू के रूप में। पहले तो हमने देखा त्वचा से किसके रूप में, पसीने के रूप में, फिर हमने देखा आंखों से आंसू के रूप में। इसके बाद हम इसमें तुरंत नाक से स्राव के रूप में, नाक से स्राव के रूप में। थर्ड ही हमारी तो पोस्ट है। इसके बाद हम इसी में फोर्थ की बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी आंत से मल के रूप में। धात्री माता से दुग्ध के रूप में। ये हमारे 5 धात्री माता, जो माता मतलब बच्चे को जो दूध पिला रही है। और एक हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुर्दे से मूत्र के रूप में। गुर्दे मतलब किडनी की बात हो रही है, मूत्र के रूप में। निष्कासन, जल को क्या करें, शरीर से जल को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो पहला जो हमारा त्वचा से पसीने के रूप में, जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो,
तो क्या होता है, पसीना होता है हमारे शरीर में, जो छोटे छोटे रोम में छिद्र हैं, इसके माध्यम से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। तो इसके रूप में हम क्या करें, जल का निष्कासन कर रहे हैं। आंखों से आंसू के रूप में, जब हम रोते हैं तभी जाकर के क्या करें, आंसू के रूप में जल क्या है, बाहर निकल रहा है। नाक से श्राव के रूप में, बड़ी आंत से मल के रूप में, धात्री माता से दुग्ध के रूप में, जो महिला है जिसका भी छोटा सा बच्चा है, वो छोटे से बच्चे को जो दूध पिला रही है उसे हम धात्री माता कहते हैं, उसे दुग्ध के रूप में। और गुर्दे से मूत्र के रूप में, गुर्दा मतलब किडनी की बात हो, जिससे हमारे मूत्र के रूप में क्या निकल रहा है, जल का निष्कासन हो रहा है। जितने हमें जरूरत है बस वो उतना लेता है, उसके बाद उसका निष्कासित कर देता है। 5 लगभग 1 से 5 1.5 लीटर के आसपास निष्कासित होता है मूत्र। और त्वचा से पसीने के रूप में बात करते हैं तो 500 ml की बात करते हैं। ये हमारे शरीर से क्या होता है, जल का निष्कासन होता है। प्राप्ति हम 3 प्रकार से कर रहे थे और निष्कासित हम 6 प्रकार से कर रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, शरीर से हमने क्या किया, जल का निष्कासन कर दिया। निष्कासन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जल के शरीर में क्या क्या कार्य हैं। इसके बाद हम जल संतुलन देखेंगे। जल का कार्य, क्या है हमारे जल का कार्य। तो सबसे पहले जल का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर के ताप को नियंत्रित करना, कोमल अंगों की सुरक्षा करना, कोमल अंगों की सुरक्षा करना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में भी सहायक है। सेल्स, कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में, शारीरिक वृद्धि और विकास के रूप में, शारीरिक वृद्धि और विकास के रूप में, पोषण के रूप में, ये सभी क्या हमारे जल के कार्य हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास के रूप में, पोषण में, पाचन क्रिया के रूप में, यहाँ पे देखते पोषण के हस्तांतरण में, शरीर में ताप को क्या करता है, जल हमारा नियंत्रित करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, सेल्स यानी कोशों के संरचना के घटक के रूप में। सेल्स कैसे, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सेल कोशिका की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बने, टिश्यू बनेंगे, ऊतक बनेंगे। और ऊतक से क्या मिलेंगे, हमारे बन के अंग बन रहे हैं। तो सेल्स में जो हमारा जीव द्रव्य होता है, सेल्स में जो हमारा जीव द्रव्य होता है, इसमें 95% पानी होता है। कितना, 95% वाटर होता है। तो जब सेल्स में जीव द्रव्य में 95% पानी हो रहा है, तो इससे हमारा क्या बना, टिश्यू बना। तो टिश्यू, सेल से टिश्यू में पानी गया, और फिर टिश्यू बना, तो टिश्यू में भी पानी, और फिर टिश्यू से हमारे अंग में। तो ये हमारा था कोशों का संरचनात्मक घटक। कोशों के
कोशों मतलब सेल्स की बात हो रही है। कि संरचनात्मक घटक। क्योंकि हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण प्रोटीन से हो रहा है, उसमें हमारा जो जीव द्रव्य है उसमें 95% पानी, फिर हमारी कई छोटी छोटी सेल्स को मिलाकर टिश्यू बन, और टिश्यू से अंग, फिर अंग से हमारा अंग तक। तो जब सेल्स में ही पानी है तो इसी से ऊतक बनेगा, इसमें भी पानी, फिर अंग में भी पानी, फिर हमारे शरीर में भी जाकर के पानी, तो जाकर 60 से 70% वाटर हमारे शरीर में पाया जाता है। डिस्कशन की बात होगी। अब हम लोग इसके बाद जल के बारे में बात करते हैं आगे। जल संतुलन की बात करते हैं। जल संतुलन, वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस है क्या? तो जितना हमने पानी दिन भर में जितना हमने पानी पिया है उतना ही जाकर के उसका क्या किया, निष्कासन किया है। जितना हमने वाटर पिया है, जितना पानी पिया है उतना ही उत्सर्जित किया, उतना ही निष्कासित किया है, उतना ही निष्कासित किया है। जैसे हमारा वाटर बैलेंस ये क्या, इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर हमने दिन भर में मान लीजिए 3 से 4 लीटर पानी पिया है, तो दिन भर में हमें 3 से 4 लीटर पानी क्या करना है, निकालना है। तो वही हमारा जाकर के वाटर बैलेंस होगा, जितना हमने पिया है उतना ही हमें निकालना है, तब जाकर हमारे शरीर में जो जल का बैलेंस होगा बेटर होगा। इसे हम देखिए 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जल संतुलन कितने भागों में डिवाइड करें? 2 भागों में। पहला हमारा धनात्मक जल संतुलन, धनात्मक जल संतुलन। सेकंड है हमारा ऋणात्मक जल संतुलन, ऋणात्मक जल संतुलन। दोनों ही परिस्थिति में धनात्मक जल संतुलन हो या ऋणात्मक जल संतुलन, हमारी शरीर के दोनों में से कोई भी बेटर नहीं है। धनात्मक की बात इसमें इसमें जैसे देखते हैं, पानी अधिक पिया हो, निकाला कम हो। उत्सर्जन कम हुआ हो। पिया हमने अधिक है और इसका उत्सर्जन हमारा कम है, तो हमने मान लिया दिन भर में हमने 5 लीटर पानी पी लिया और निकाला कितना है, केवल 3 लीटर, तो 2 लीटर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में बच रहा है ना, संचित हो रहा है। जिससे क्या होता है, ओडिमा नामक बीमारी हो जाती है, शरीर में क्या होती है, सूजन आ जाती है, पानी की अधिकता हो जाती है। फिर सेकंड हम देखते हैं ऋणात्मक जल संतुलन। इसमें क्या होता है, पानी का उत्सर्जन अधिक, उत्सर्जन अधिक, पर पानी कम पिया हो। तो जब हमने क्या कि कम पिया, तो अगर हमारे शरीर से पानी की क्या हो रही है, उत्सर्जन अधिक हो जा रहा है, और हमने दिन भर में 5 लीटर पिया, मतलब 2 लीटर पिया, और निकल गया 3 से 3.5 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल गया। तो हमने इसके पहले एक पॉइंट देखा था कि हमारे शरीर में जितना वाटर है, तो ऐसा नहीं कि आस पड़ोस के नहीं, सिर्फ हमारे शरीर, अपने शरीर की बात हो रही है, हमारे शरीर में जितना वाटर है उसका 10% निष्कासित हो गया, तो क्या हो रहा है, हमारे शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम ऋणात्मक में हो रहा है कि पानी का उत्सर्जन अधिक हो जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर में इसका कम है, बैलेंस हमारा कम है। तो दोनों सिचुएशन में अगर हम इस चीज को देते हैं, धनात्मक जल संतुलन और ऋणात्मक जल संतुलन, तो दोनों स्थिति में ये हमारे शरीर के लिए बेटर नहीं है।
हमारे शरीर के लिए बेटर यही है कि यार जितना पानी हमने पिया हो दिन भर में उतना ही उसका क्या करें, निष्कासित करें या उत्सर्जन करें, ये हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट हम लोग इसके लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें जल में दैनिक आवश्यकता की बात करते हैं कि दैनिक हमारे डेली की क्या आवश्यकता है। तो इसमें हम देख लेते हैं दैनिक आवश्यकता। पहला देखेंगे इसमें क्रियाशीलता के आधार पे, क्रियाशीलता के आधार पे। सेकंड वातावरण के तापमान के आधार, वातावरण के तापमान के अनुसार। थर्ड भोजन के अनुसार। क्रियाशीलता की बात करते हैं, एक्टिविटी की यहाँ पे हम बात करते हैं, क्रियाशीलता की बात ये हो रही है कि जितना हम वर्क करते हैं उतनी हमें क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम फिजिकल वर्क करते हैं तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, मेंटली वर्क करते हैं उनके अकॉर्डिंग पानी की आवश्यकता फिजिकल वर्क और मेंटली वर्क दोनों को जरूरी है। लेकिन वर्क पर डिपेंड करता है कि अब कोई व्यक्ति अगर मजदूर है तो दिन भर क्या कर रहा है, ईटा उठा रहा है, सीमेंट उठा रहा है, छत पे जा रहा है, बार बार अप डाउन कर रहा है, तो उसके क्या उसके शरीर से पसीना ज्यादा निकल रहा है, तो उसे पानी की आवश्यकता ज्यादा है। लेकिन जब हम उसी के अगर विपरीत देखते हैं, अपोजिट देखते हैं, जो मेंटल वर्क से व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, बस मुंह चला रहा है, हाथ चला रहा है, लेकिन फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, ज्यादातर बस एक जगह खड़ा है बैठकर वो काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को क्या है, पानी की मात्रा कम चाहिए। तो क्रियाशीलता मतलब कार्य के अकॉर्डिंग डिपेंड है। सेकंड हम देखते हैं वातावरण के तापमान के अनुसार। जैसे कि अभी मौसम की बात करते हैं, इसके आगे 1-2 महीने पहले की बात करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी थी तो क्या होगा, दिन भर में 4 से 5 बोतल हम लोग पानी पी लेते थे। अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, 1 या 2 बोतल। तो जैसा हमारा मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी में बहुत ज्यादा, ठंडी में कम। थर्ड की बात करते हैं भोजन के अनुसार। तो जो भी हम खाते हैं, जो भी हम भोजन ले रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं, जैसे कि मसाले वाली चीजें खा ली, हमने कोई बहुत ही ऐसी चीज खा ली, पार्टी वार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, पनीर रखा हुआ या कुछ और भी चीजें नई सी दिखे, डोसा वोसा, तो हमें क्या लगता है खाना चाहिए, हम उसको ट्राई करते हैं। तो उसको खाने के बाद जितना स्पाइसी चीजें हम खाते हैं तो उसके बाद हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारा भोजन के अनुसार हो जाता है। ये तीन हमारे थे। जितना हमने बॉडी की क्या किया, निकाला, निष्कासित किया। हम पहले हमारे शरीर में प्राप्ति के साधन तीन हो, तरल हो रहे थे, ठोस हो रहे थे और ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। निष्कासित भी हम 5-6 प्रकार से कर रहे थे और दैनिक आवश्यकता हमारी जल को लेकर के 3 प्रकार से हो रही थी। तो जल का टॉपिक आज बस इतना ही।